हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन 8454। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कॉमर्स का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनर्स पेपर 1 ग्रुप बी, सी और डी के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी ग्रुप बी में है, ग्रुप सी में है और ग्रुप डी में है, इनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनको अपना सब्जेक्ट भी मालूम होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम रामबाण है। तो इसलिए आप ये क्वेश्चन एकदम देखें, एग्ज़ाम में 100% लड़ने वाला है। आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी बीकॉम पार्ट 1 के टॉप 10 क्वेश्चन। कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियाँ करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट में आता है कि सर हम लोग तो पूरा लिखते हैं लेकिन कॉपी पूरा भर के आते हैं लेकिन हमको मार्क्स नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप इस एग्ज़ाम में कम से कम वो गलतियाँ ना करें। अगला प्रश्न उत्तर को कैसे याद करें। बहुत सारे बच्चों का कमेंट में आता है, बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि हम आखिर इतना लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, इसको याद कैसे करें। तो इसके बारे में भी बताएंगे। 3 घंटे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें। ठीक है, उसमें आपको 32 पेज लिखना होता है और उसके लिए समय होता है मात्र 3। कितने बच्चों का 3 ही क्वेश्चन लिख पाते हैं, उस समय खत्म हो जाता है। 2 ही क्वेश्चन लिख पाते हैं तभी समय खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं तभी, एक क्वेश्चन तो नहीं, कम से कम 2-3 क्वेश्चन जाते जाते समय आपका खत्म हो जाता है और उसके बाद से आपका राइटिंग बिगड़ने लगता है फास्ट क्योंकि आप लोग लिखने लगते हैं। इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ। ठीक है, तो हम बताएंगे जो ट्रिक आपको उसको फॉलो करना है और आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं हिचकेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम बता दें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न ये होता है कि आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क्स दिया रहता है, 10 क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन आपको मात्र 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स ऐसे ही हो गया। ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन है तो 10 प्रश्न का आपको जवाब नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे नए हैं और अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न को सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में उपज विनिमय बाजार के विधान की विवेचना कीजिए। यानी कि भारत में उपज कैसे होता है, उनका विनिमय कैसे होता है, उनका बाजार के विधान की विवेचना करना है। और विधान का अर्थ होता है यानी कि नियम। ठीक है, इनके नियम की व्याख्या करें। क्वेश्चन घुमा के भी देता है कि बाजार में, भारत में उपज विनिमय बाजार के विधान की विवेचना करें या फिर उनका वर्णन करें। ठीक है, या फिर दे देता है कि प्रकाश डालें, है ना। तो घबराना ही नहीं है, इसको आपको इस टॉपिक को एकदम याद कर लेना है। भारत में उपज विनिमय बाजार के विधान, ठीक है, नियम को याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन देगा आपको उस आंसर को लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में दीर्घकालीन व्यावसायिक वित्त तथा अल्पकालीन व्यावसायिक वित्त के विधान की विभिन्न स्रोतों को बताइए। भारत में दीर्घकालीन व्यावसायिक वित्त यानी कि दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय तक के व्यावसायिक वित्त, यानी कि हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, शुरू करते हैं जब भी, तो क्या होता है हम लोग वित्त लेते हैं, यानी कि धन की आवश्यकता होती है और उसके लिए हम अल्पकालीन, हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, है ना। तो अल्पकालीन भी लेते हैं, दीर्घकालीन, अल्पकालीन में कम समय के लिए और दीर्घकालीन में ज़्यादा समय के लिए। तो व्यवसाय के ऋण या वित्त के विभिन्न स्रोतों को बताइए, यानी कि क्या उनके स्रोत हैं। तो ये दीर्घकालीन व्यावसायिक वित्त और अल्पकालीन व्यावसायिक वित्त के स्रोत, इनके स्रोत क्या है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसके स्रोत हो जाएंगे जैसे बैंक से आप उधार लेते हैं, है ना, ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, बैंक हो जाएंगे। कितनी व्यावसायिक कंपनियां भी होती हैं जो कि आपको वित्त प्रदान करती हैं। आजकल सरकार के काफ़ी सारे नियम भी चले हुए हैं, नई नई स्कीम्स भी चली हुई हैं जो कि आपको व्यवसाय के वित्त को प्रदान करती हैं। तो इन सब चीज़ों को टॉपिक वाइज आप लिखेंगे। चलते हैं अपने पहले प्रश्न ये की तरफ कि हम लोग कॉपी कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम बता दें कि कॉपी तो सब बच्चे लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। कॉपी जब भी लिखें टॉपिक वाइज लिखें। ठीक है, टॉपिक देते रहें, उनको टॉपिक देते रहें। जितना टॉपिक आप दीजिएगा टॉपिक के अनुसार नंबर मिलेगा आपको। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका एग्जैक्ट आंसर दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, मजदूरी भुगतान के समयानुसार पद्धति के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे मजदूरी भुगतान के समयानुसार पद्धति के गुण एवं दोष, यानी कि उसको लिखेंगे हम, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, इसको हम ब्लैक पेन से टॉपिक देवेंगे तो पहला नंबर में उसके बाद लिखेंगे, फिर नीचे एक और टॉपिक देवेंगे मजदूरी भुगतान के समय अनुसार पद्धति के गुण, उसके बाद टॉपिक वाइज टॉपिक यानी कि स्टार दे देवेंगे। ठीक है, स्टार देकर हम उसको लिखेंगे, टॉपिक वाइज गुण हो गया, फिर टॉपिक वाइज स्टार देकर उनके दोष की विवेचना करेंगे। ठीक है, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। और एग्ज़ाम में जाते समय 2 पेन कम से कम लेकर जाएं, ब्लू और ब्लैक।
ब्लू से आप क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे और ब्लैक से आप नंबर देवेंगे, यानी कि टॉपिक्स देवेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है। एग्जामिनर को क्या होता है कि वो सुंदर सुंदर राइटिंग में और ऐसा लिखो कि एग्जामिनर समझ पाए कि हाँ बच्चा लिखना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, इसलिए आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसा कॉपी लिखे कि एग्जामिनर का ध्यान आकर्षित हो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। अब कितने बच्चे होते हैं कि पूरा एकदम ब्लू पेन से ही लिख देते हैं, लिखे जा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन भर दिए, लेकिन एग्जामिनर को वो समझ में नहीं आता है कौन सा क्वेश्चन। हाँ, साफ साफ लिखें, अलग अलग लिखें, दूरी पे लिखें, ठीक है। हाँ, और बिल्कुल, और इसको बढ़ाते जाएं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये तो हो ही गया था, मजदूरी भुगतान के समयानुसार पद्धति के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंधन में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा विवेकीकरण के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। विवेकीकरण के वैज्ञानिक प्रबंधन में, यानी कि उनका वैज्ञानिक प्रबंधन, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन कैसे होता है, ठीक है। विवेकीकरण एवं वैज्ञानिक प्रबंधन, विवेकीकरण का अर्थ होता है अपने अपने अनुसार, यानी कि अपने विवेक से, और वैज्ञानिक प्रबंधन का होता है एक नियम के अनुसार, यानी कि नियम के थ्रू वैज्ञानिक प्रबंधन में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन दे देता है, दोनों में से एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। विवेकीकरण के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। विवेकीकरण के वैज्ञानिक प्रबंधन में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा विवेकीकरण के गुण एवं दोष। इन क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, आप इन सब क्वेश्चन को एकदम से याद करके जाइएगा, ये 100% आने वाले हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। साझेदारी से आप क्या समझते हैं? साझेदारी के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। आप तो जानते ही हैं पार्टनरशिप किसे कहते हैं, आईकॉम में भी पढ़े होंगे, है ना। तो पार्टनरशिप के क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, क्या उनका फ़ायदा होता है, ठीक है। तो उसको टॉपिक वाइज करके लिखेंगे, ठीक है। उसमें बॉक्स बनावेंगे, बॉक्स में गुण एक में और एक में दोष, ऐसे करके लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कॉपी भर भी जाएगा, ठीक है। अब बच्चों का अगला प्रश्न रहता है कि सर मैम कॉपी नहीं भरता है, तो कॉपी भरने के लिए क्या करें, क्योंकि कम कॉपी में भी लिखते हैं तो वो मार्क्स काट लेते हैं। तो टू द पॉइंट लिखें, और कॉपी में लिखें जब भी तो थोड़ा सा दूरी बना कर लिखें, ठीक है। एक लाइन में कम से कम 4-5 वर्ड लिखें, ठीक है। एक लाइन में मात्र 4 लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिखें, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं लिखें, तो कॉपी आपका जल्द से जल्द भर जाएगा, ठीक है। तो व्यावसायिक संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य की विवेचना करें, इसका उद्देश्य आपको समझाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। व्यावसायिक संयोजन क्या है, इसके उद्देश्य एवं स्वरूप का विवेचना करना। अब व्यावसायिक संयोजन क्या होता है, इनके उद्देश्य और स्वरूप के, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। व्यावसायिक संयोजन क्या है, इनके बारे में बताएं, इनके उद्देश्यों को बताएं, व्यावसायिक संयोजन से आप क्या समझते हैं, इनके फायदे का वर्णन करें, है ना, इनके लाभ और हानि का वर्णन करें। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, केवल व्यावसायिक संयोजन और फायदे और हानि का टॉपिक देकर वैसे लिख देना है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्किप ना कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और इसको एकदम 100% आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेंगे, और जिनको ज़्यादा दिक्कत है वो कमेंट करेंगे। आप सब वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर से कमेंट कीजिएगा। हम लोग ऑल इन 84 आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा दीजिए, ठीक है। संयुक्त पूंजी यानी कि होता है गठित, संयुक्त का अर्थ होता है क्या, गठन, ठीक है। तो संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक लक्षण, यानी कि इनके संयुक्त पूंजी कंपनी के आवश्यक लक्षण क्या है, ठीक है, इनका वर्णन करना है। या फिर दे देगा आपकी इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इनके लाभ का वर्णन कीजिए, है ना। तो आपको याद करना है संयुक्त पूंजी कंपनी की परिभाषा, ये सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी का अर्थ क्या हुआ, यानी कि जो सबके लिए हो वो सार्वजनिक, यानी कि सरकारी जो भी कंपनियां होती हैं वो सबके लिए होती हैं, जैसे कि बिजली BPL हो गया, है ना, जो बिजली हमें प्रदान करता है वो सार्वजनिक कंपनी हो गया, है ना। और निजी कंपनी जैसे आप अपना खोल रहे हैं खुद से कोई कंपनी, व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, तो वो आपकी निजी कंपनी हो गई। तो इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है, तो आपको इसको क्लियर कर देना है। व्यावसायिक इकाई के आकार को निर्धारित करने वाले तत्वों की विवेचना करें, ठीक है। व्यावसायिक इकाई यानी कि व्यवसायिक के इकाइयों के आकार को, यानी कितना ये होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, इनको कौन सा तत्व निर्धारित करता है, इसकी विवेचना हमें करनी है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। चलिए अब कुछ अपने टॉपिक्स हैं जो कि
हम बताए हुए थे। ये अब मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ, जो वीडियो स्किप ना कीजिएगा इसको। देखिए, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें। सभी बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि बाप रे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, हम इसको याद कैसे करें। तो देखिए, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, उसको लिखने का प्रयास कीजिए, इसके मेन टॉपिक को याद कीजिए। उसके क्या कीजिए, मेन टॉपिक, यानी कि जो भी पॉइंट में दिया रहता है उनके पॉइंट्स को याद करेंगे, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। 2 या 3 बार तो कम से कम क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। उसके बाद अपने से कम ना हो तो पॉइंट को ज़रूर लिख कर याद करने के बाद लिख कर ज़रूर प्रयास करें कि हाँ हमें याद है कि नहीं। वो लिख के जो आप याद करेंगे ना, काफ़ी आपको एग्ज़ाम में मदद करेगा, ठीक है। और कम से कम क्वेश्चन को 1 या 2 बार ज़रूर लिखने का, देखकर ही 1 से 2 बार लिखने का प्रयास करें, ताकि आपका इससे दो फायदा होगा। एक तो आपको लिखने का स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप कितने दिन से पढ़ाई छोड़े रहते हैं। कितने बच्चे होते हैं कि तो अब कलम कॉपी एग्ज़ाम हॉल में ही उठाते हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो आप इसको कम से कम लिखिएगा, तो आपको उतना लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। हाथ जल्दी दुखेगा नहीं, ठीक। तो इस चीज़ को याद करना है, लिखना है, ठीक है, टॉपिक वाइज। और हाँ, अलग अलग लिखना है, साफ साफ सुंदर सुंदर। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, तो मैंने बताया ही है, कम से कम एक लाइन में 5 या 4 अक्षर ही लिखें, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो 6 लिख दें, ये चाहे 4 लिख दें। ज़्यादा बड़ा ये भी होता है, छोटा भी होता है ना, तो उसके हिसाब से अलग अलग लिखें, साफ लिखें। और काट कूट तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। कितना बच्चा होता है, गलती हो जाती है, गलती सबसे होती है, तो डायरेक्ट एक लाइन में उसको काट दें। ज़्यादा पूरा एकदम घींच देते हैं बच्चा, ये एक बार 10 बार कर देते हैं, तो वो गंदा लगता है। तो कॉपी जितना ही साफ़ सुथरा और सुंदर होगा, उसको ये एग्ज़ामिनर को पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा, और वो अच्छा से आपको एग्ज़ामिन कर पाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ। टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखना बिल्कुल ना भूलें। हो सके तो आप डायग्राम भी बनावे, ठीक है। डायग्राम जितना बनाइएगा आपको मार्क्स उतना ही मिलेगा। जैसे आप इसके बीच में कुछ लिख देते हैं, जैसे ये डायग्राम है, इसके बीच में लिख देते हैं, तो उसको डायग्राम में आप घेर दीजिए, ठीक है। जैसे गोल का डायग्राम बना सकते हैं, चतुर्भुजाकार डायग्राम।